देखो आवाज आ रहा है क्या? तुम सुन के आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है? आ रहा है? Now I think am I audible, students? Okay, thank you. Sorry, it was a technical problem, so you was not able to listen me. तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा, ऑनलाइन वालों ने शायद नहीं सुना। माई सेल्फ डॉक्टर राजा हुसैन। I have completed my UG, PG and PhD from SAU, State Agriculture History, and I have qualified ICAR NET 2 times. I have qualified ICAR SRF. I have completed my PhD from SAU, and after that, I have 4 years experience as a senior research fellow, and in which 1.5 years experience from my state agriculture history. After that, I have joined ICAR IIPR Kanpur, and I have work experience from there 1.5 years. I worked there on the plant pathogen interaction line. I worked there mung bean yellow mosaic virus and took the data genotyping as well as phenotyping of mung bean yellow mosaic virus. After that, I have joined ICAR IARI Pusa, New Delhi, and worked there approximately 1 year as a senior research fellow, and I have worked there on the wheat crops and worked on the heat stress of wheat and took the data genotyping as well as phenotyping. After that, I have joined Department of Agriculture, Himalayan University, Itanagar, before 7 years ago, and as an assistant professor and head of the department. And simultaneously, after 1 year or before 6 years ago, I have simultaneously joined JU Institute, that is finally converted into the CS Mentor. Now this is the CS Mentor. तो 6 साल से मैं इस कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, जिसमें 2021 में ADU का बैच निकला और उसमें हमें काफ़ी सफलता देखने को मिली। मैंने अभी जैसे कि अभी आपको बताया, उसमें हमारे आउट ऑफ 34 या 35 स्टूडेंट, लगभग 12 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, जो हमें उम्मीद भी नहीं था उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद बच्चों 2022 में एचडीओ का हमने बैच पढ़ाया और उसमें मैं एग्रीकल्चर पढ़ाता था, रिंचिन सर हॉर्टिकल्चर पढ़ाते थे। उसमें आउट ऑफ 80 स्टूडेंट प्रीलिम्स 67 का क्वालिफाई हुआ। मेंस उन्होंने दिया 67 ने, लेकिन वो पेपर लीकेज की वजह से वो कैंसिल हो गया था, जो अब नोटिफिकेशन निकला। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने लगभग 6 to 7 बैचेस एडीओ एसडीओ के पढ़ा दिए और उसके बाद लगभग 6 to 7 बैचेस से ज़्यादा पढ़ा दिए। 2025 में फाइनली हमारे लगभग 4 to 5 बैचेस बने, जिसमें हमने 300 बैचेस 300 स्टूडेंट मोर देन 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का देखने को मिला। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ बच्चों, जैसा इस अब तक का हम लोगों ने सिनेरियो देखा है और कामयाबी हम लोगों को मिली है बेस्ड ऑन माय नोट्स, और हम लोगों ने, हमारी टीम मिलकर के पूरी मेहनत करती है और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो चीज़ मिल सके जिसकी ज़रूरत हो। मैथोडोलॉजी, टीचिंग मैथोडोलॉजी से लेकर के हम लोग नोट्स तक ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वही हमने किया भी। 5 साल पहले मेरे जो नोट्स थे और आज जो नोट्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और काफ़ी हमने चेंजेस कर दिया है। फाइनली अभी 2026 में भी हमारा एक बैच बना जनवरी में, जिसमें हमने न्यूली एडेड सिलेबस, खाली न्यूली एडेड सिलेबस के लिए बच्चों को पढ़ाया और उसमें 120 बैचेस स्टूडेंट्स का बैच बना।
और जो है सक्सेसफुली हमने न्यूली एडेड सिलेबस भी कंप्लीट किया बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों मैं हूँ, मेरी टीम में और डॉक्टर कुणाल कौशिक हैं आसाम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर वो पढ़ाते हैं और बाकी मैं हूँ और एक दो फैकल्टी हैं जो एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं और जो है प्लांट पैथोलॉजी का भी एक बार एक फैकल्टी ने पढ़ाया था, लेकिन अल्टीमेटली मैं एग्रीकल्चर आपको पढ़ाऊंगा और हॉर्टिकल्चर डॉक्टर कुणाल कौशिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी तक का रिस्पॉन्स हमें मिला है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला और आगे भी मैं अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश मेरी रहती है कि बच्चों को हर वो चीज़ मिल सके जिसकी उनकी ज़रूरत, और हम लोग नोट्स हर एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक, जैसे सोइल साइंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सोइल साइंस से लेके प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, है ना, और एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सिस्टमेटिक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराते हैं हर एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। और उसमें भी जितने टॉपिक्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टॉपिक्स कवर होते रहेंगे, आपको प्रॉपर नोट्स मिलते रहेंगे, है ना। आपका जो भी डाउट है स्टेप बाय स्टेप हम लोग डाउट भी क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है बच्चों कि आप लोग रेगुलर रहिए और स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स, जैसे कि हम लोग क्लास कराते हैं, है ना, अपने नोट्स के थ्रू, अपनी रेगुलर क्लासेस के थ्रू, ठीक है, अपना सिलेबस कवर करते रहिए। जैसे मैं आपको 2 घंटे यहाँ पढ़ाता हूँ तो 2 घंटे की जगह 4 घंटे आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो है अभी जैसे पीछे मॉक टेस्ट भी हमने कराए, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी हम लोग कराते हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज को हम लोग इससे अलग रखते हैं, उसका चार्जेस अलग होता है, अपने स्टूडेंट के लिए बहुत माइनर चार्जेस रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और अपना सिलेबस कवर करते रहेंगे, ठीक है। और आज पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, कैसा प्रीवियस पैटर्न था और कैसा अभी नया पैटर्न हो गया। एडीओ एसडीओ का दोनों का पैटर्न इस बार चेंज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और उसमें क्या पुराने पैटर्न में था, ओल्ड पैटर्न में क्या था, न्यू में क्या है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेशक, लेकिन हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एंड स्टार्ट द क्लास। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एडीओ एंड एसडीओ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बच्चों पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले क्या पैटर्न हुआ करता था और अब क्या पैटर्न है ना। तो मैं आपको बता दूं, पहले ओल्ड पैटर्न की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, ओल्ड पैटर्न की। उसके बाद पहले न्यू पैटर्न की बात कर लेता हूं, फिर आपको, अभी ओल्ड पैटर्न से हमारा भी मतलब नहीं है, थोड़ा सा जो चेंजेस होगा मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो पहले न्यू पैटर्न हमारा क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलते। देखो न्यू पैटर्न में जो इन्होंने दिया है ना, एडीओ और एसडीओ का, उसमें इन्होंने क्या दिया है कि अभी 500 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। बात समझ में आ रहा है कितने का? 500 मार्क्स का। और उसमें इन्होंने 3 चीजें रखी हैं बच्चों।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, कुछ इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा जो इन्होंने अभी बताया है ना। तो अगर सिंपल वे में मैं बात करूं बच्चों, तो 500 मार्क्स का इन्होंने टोटल मार्क्स क्राइटेरिया रखा है। बात समझ में आया? आउट ऑफ 500 मार्क्स तीन पार्ट उन्होंने बनाए, टेक्निकल पेपर 1, टेक्निकल पेपर 2 और पेपर 3 के नाम से आपका। बात समझ में आया? तो तीनों पार्ट में आपको बता देता हूं, टेक्निकल पेपर वन में जो हमारा टेक्निकल पेपर 1 है, एडीओ का है या एसडीओ का, सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो टेक्निकल पेपर 1 आपका डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा और उसमें क्या होगा, 150 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा। बात समझ में आया? टेक्निकल पेपर 1। दूसरे पार्ट टेक्निकल पेपर 2, वो भी डेस्क्रिप्टिव होगा, 150 मार्क्स, यानी कि 300 मार्क्स का आपका टेक्निकल पेपर होगा, जो पहले 200 मार्क्स का हुआ करता था। ध्यान से समझ लीजिए बात, ठीक है। यानी कि 100 मार्क्स और इन्होंने बढ़ा दिया। पहले ये आपका 100 मार्क्स के दोनों डेस्क्रिप्टिव हुआ करते थे, अब ये 150 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव कर। आप समझ में आया? उसके बाद पेपर 3 में आपका इन्होंने क्या किया बच्चों, इंग्लिश और जीएस को यहां पे कंपाइल कर दिया। बात समझ में आया? इंग्लिश और जीएस को कंपाइल कर दिया और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका बना दिया। बात समझ में आया? ये डेस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो आपका हुआ ये 450 मार्क्स का, इस तरह से आपका ये हो गया। इसके क्वालिफाई होने के बाद में आपका 50 नंबर का वाइवा वोसी होगा, है ना। टोटल आपका 500 मार्क्स का, इस तरह से इन्होंने जो अब न्यू पैटर्न दिया है। दिस इज द न्यू पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। बात समझ में आया? ये आपका न्यू पैटर्न के हिसाब से है। लेकिन एक बात इन्होंने और बोली, क्या कहा है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो ये लोग प्रीलिम्स भी कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रीलिम्स पहले भी आपका इसी तरह से होता, ऑब्वियसली कराएंगे तो उम्मीद है आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका 100 मार्क्स के होते हैं, और ये आपका सब्जेक्ट से ही आते हैं। इसका स्क्रीनिंग होने के बाद में तब आप इस पे जाओगे। बात समझ में आया? लेकिन ये सिचुएशनल है, मैंडेटरी नहीं रखा अभी उन्होंने, सिचुएशनल है। अरे ऑब्वियसली अगर आप बच्चों, छोटी सी बात समझो, मैं आप लोगों से सिंपल वे में कहना चाहता हूं कि ऐसा कैसे होगा, इतने बच्चे अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठे, है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा ना हो। 2021 के बाद में अब वैकेंसी सारा, और एचडीओ का तो उससे भी पहले, मेरे ख्याल से 19 के बाद में आ रहा है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो एडीओ का आ रहा है 5, है ना, 5.5 ईयर्स के बाद में, और एचडीओ का आ रहा है 7 ईयर्स के बाद में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो। तो ऑब्वियसली आपका प्रीलिम्स भी होगा ही, मतलब मेरा मानना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपका वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 100, ये सिर्फ सब्जेक्ट से टेक्निकल पेपर 1 और टेक्निकल पेपर 2 से ही आते हैं, इसमें इंग्लिश और जीएस से नहीं आता। बात समझ में आया? तो ये आपका 100 मार्क्स का इन्होंने पहले रखा था, उम्मीद है इस बार भी कराएंगे तो ऐसे ही रखेंगे। अभी तक तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इन्होंने अभी यही बताया है कि हम लोग प्रीलिम्स उस सिचुएशनल ही कराएंगे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली ये डेस्क्रिप्टिव टाइप इस तरह से पेपर कराएंगे। 150 मार्क्स के 3 पेपर कराएंगे और उसके बाद सीधे 50 नंबर का वाइवा कराएं। अगर ये क्वालिफाई हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हो, तो 50 नंबर का वाइवा है 50 मार्क्स का, ठीक है। उसमें वो उसी तरह से बुलाते हैं जैसे एक सीट पे 4 कैंडिडेट या 6 कैंडिडेट, जैसे उन लोगों का सिस्टम होता है, मेरे ख्याल से 4 कैंडिडेट बुलाते हैं एक सीट पे, ठीक है। अगर आपका ये क्वालिफाई हो गया तो उसके हिसाब से फिर आपको एक सीट पे आई थिंक 4 स्टूडेंट ये लोग बुलाते हैं, ठीक है। अगर आपकी 10 सीटें हैं तो 40 स्टूडेंट वाइवा के लिए बुलाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो बच्चों ये है आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, पाथ ताना ऑनलाइन क्वेश्चन में कुछ किसी बच्चे ने पूछा है, पाथ ताना ने, कि प्रीलिम्स और मेंस नहीं होगा,
बच्चों ये आपका मेंस ही है, एक तरह से ये वाला जो है ना ये आपका मेंस ही है। आप ये कह सकते हो कि क्या प्रीलिम्स नहीं होगा, हाँ हो सकता है प्रीलिम्स ना हो, लेकिन पक्का नहीं है। मैंने अपनी ओपिनियन आपको बताई है। इन लोगों ने जैसे कि बोला है अभी ना कि मतलब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हुए स्क्रीन करने के लिए ये लोग प्रीलिम्स करा सकते हैं सिचुएशनल, ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुए तो नहीं भी कराएंगे प्रीलिम्स, ऐसा भी हो सकता है। ये मेंस तो आपका है ही ना, उसके बाद इंटरव्यू है ही, है ना। तो पास आना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो बात और पूछ लीजिएगा। नूरी टेडा, आपने क्या पूछा? इन केस प्रीलिम्स इज कंडक्टेड will the question will be from given syllabus or general or any topics not mentioned in the syllabus as well। देखो मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर प्रीलिम्स होगा तो मैं आपसे बता रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपका वो जैसे कि पहले उसने दिया 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो देता था, और वो टेक्निकल पेपर 1 से और 2 से दोनों से आते, यानी कि अपने ही सब्जेक्ट थे। हॉर्टिकल्चर का है तो हॉर्टिकल्चर के एसडीओ के सब्जेक्ट से आएंगे, और अगर एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से वो आएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते थे। तो अभी इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया वो कैसे देंगे उसका, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे ही आएगा प्रीलिम्स अगर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ही उन्हें देना चाहिए, ठीक है, अगर प्रीलिम्स होता है तो, ठीक है, जैसा पहले दिया था। बाकी अभी कह नहीं सकते, इन लोगों ने अभी पूरी चीजें डिक्लेयर तो नहीं की है ना, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो नूरी टेडा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, नहीं आने से आप दोबारा पूछ लीजिए। आप लोगों को ऑफलाइन वालों को कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बच्चों कहना चाहता हूँ बड़े पोलाइट वे में, ठीक है। जैसे कि अभी सिनेरियो चल रहा है, आप लोगों से देखो, मैंने तो अभी तक इतनी चीजें देखी हैं, मुझे अभी 7-8 साल तो यहाँ पे टीचिंग में हो गई। इससे पहले मैंने एमएससी जब की थी उसके बाद भी 2-3 साल पढ़ाया था। तो लगभग मैं पढ़ाने के प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं 2009 से पढ़ा रहा हूं, आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो एक लंबा एक्सपोजर हो गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस पीरियड में देखी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं बड़े सिंपल वे में, कि अक्सर क्या होता है, हम लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अरे इतना बड़ा सिलेबस है, पता नहीं क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं, हम लोगों ने तो जैसे तैसे यूजी किया। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, ये भी तो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी ये यूजी स्टूडेंट भी है, बोम्पी तो मेरे 2-3 बैच पढ़ चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। देखो अभी जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना मेरे साथ में, और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको धीरे धीरे जब टॉपिक कवर करते जाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आए? आपका सोइल साइंस में 20 टॉपिक हैं, टॉपिक 1 से लेकर 20 तक फिनिश किया, ठीक है, आप उसे रिवाइज करते जाओ, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट का है ना प्लांट फिजियोलॉजी का, इसी तरह से 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट किया, एक साइड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, जब आप स्टेप बाय स्टेप टॉपिक कवर करते जाओगे ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो क्या नहीं। अक्सर क्या होता है, अभी हमारी क्लास में 50-60 बच्चे एडमिशन लिया, लेने के बाद में पूरी क्लास भरी हुई चल रहा है शुरू में 1 महीना, उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 1 महीने के बाद 2 महीने, उसके 2 महीने के बाद में उन 60 स्टूडेंट में से मतलब 20-25 गायब हो जाएंगे और फीस पूरी पे कर देंगे। बात समझ में आया? तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, देखो अगर आपको कोचिंग करना, रेगुलरिटी रखना होगा। बात समझ में आया? रेगुलरिटी अगर आपकी है, कंसिस्टेंसी अगर बनी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं रेगुलरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, और उसके साथ साथ आप सिस्टमेटिक सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले जा रहे हो ना, आपका कोई क्वालिफाई होने से नहीं होगा। सिस्टमेटिक सिलेबस क्वालिफाई कर लो, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं, टेस्ट सीरीज कर लो, मतलब ही नहीं उठता कि आपका क्वालिफाई, ठीक है। ये चीज हमें बहुत टाइम बाद समझ में आनी, हम शुरू में हम लोग लगे रहे आईसीआर एसआरएफ क्वालिफाई हो, नेट क्वालिफाई हो, पीएचडी हो, 4-5 साल पीएचडी में लगाए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि पीएचडी करते करते एज ओवर हो जाएगी और इस तरह की चीजों का सामना करना होगा, है ना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आपकी इतनी एज नहीं है ना, आराम से लग जाओगे ना, थोड़ा क्वालिफाई हो जाए। आपसे बता दूं मैं, आप ये समझ लीजिए, जब मैंने 2021 में बच्चों का दिलाया और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स देखे, मेंस देखे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं
वो पूछेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि विच टाइप ऑफ आयनिक फॉर्म इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। 4 ऑप्शन दे देगा, अमोनियम आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, ऑल ऑफ अबव। बात समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ना। फॉलोइंग में से कितने एसेंशियल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं? 17 होते हैं। 4 नंबर में दे ए बी सी डी, 17 दे देगा, 15 दे देगा, 10 दे देगा, 8 इतने इजी क्वेश्चन मैंने देखे हैं। मैंने देखा यार इतने इजी क्वेश्चन अगर एडीओ या एसडीओ के प्रीलिम्स में आ सकते हैं तब तो बच्चा आराम से क्वालिफाई कर लिया। इसलिए थोड़ा सा इन्होंने इस बार क्या किया, जब इन्होंने देखा बच्चा खूब क्वालिफाई कर रहा, अच्छे मार्क्स ला रहा, तो इस बार इन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया। बात समझ में आया? लेकिन मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं, जो सिलेबस बढ़ा है ना, मैं आपसे बताना चाहता हूं वो सिलेबस कॉन्सेप्चुअल सिलेबस है। बहुत ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते उस सिलेबस को। मैंने पूरा सिलेबस, ये भी अभी पूछे पूरा सिलेबस कराया है ना कंप्लीट, जब मैंने उसको पढ़ा है ना पूरे को, रियली पूरा कॉन्सेप्चुअल सिलेबस है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे बस एक जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा परेशान करेगा, और आपको कोई सा भी ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट का जो आपको कोई परेशानी हो। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने बोलती है, जो बायोटेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन है वहां पे देखने को आपको मिल जाता। अदरवाइज आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, लेकिन बस बशर्ते आप रेगुलर रहें और अपना रेगुलरिटी से अपनी स्टडी करें, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहे। आप अगर आप रेगुलर चल रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे 4 घंटे अपना घर पे जाके पढ़ ले, आपको परेशानी नहीं होगी। मैं बता रहा हूं कि जैसा हम लोग पढ़ाते हुए चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। और मेरे स्टूडेंट अभी एडीओ एसडीओ का जब उस टाइम पे दिया था उन लोगों ने, अरे राजा सर ये क्वेश्चन तो आपने उसी दिन कराया था, ये क्वेश्चन आ गया। देख ऐसे ही होता है। और आप ये समझ लीजिए कि इन क्वेश्चन पे जो है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें मतलब आज हम पढ़ा रहे हैं और ये वही क्वेश्चन आ गया, उसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ाया उसमें से 20 क्वेश्चन बचा है, एक दो क्वेश्चन उसमें से आ गए। मतलब कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नॉर्मली डिस्कस करते हैं और वो क्वेश्चन आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा तैयारी के लिए लगता है लेकिन वो डिमोटिवेट हो जाता है। कोई उससे बोल देता है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, इतने तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। आप लोग, मैं बता रहा हूं, हम लोगों का तो एज ओवर हो गया, लेकिन आप लोग ऐसा मत सुनिए, ऐसा मत सोचिए और ऐसा मत करना, क्योंकि अभी इस टाइम आप लग जाओगे। आप ऐसे भी हुआ था जो उस टाइम पे मैंने पहले ये भी बताया था आपको कि एक बच्चे का मेरे एडीयू भी क्वालिफाई हुआ और उसके साथ साथ एमएससी था उसका, केवीके में उसका एसएमएस भी हो गया, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट भी हो गया। अब वो मुझसे पूछती है राजा सर मैं क्या ज्वाइन करूं, ये एडीयू ज्वाइन करूं या ये एसएमएस ज्वाइन करूं, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं। तो मैंने कहा यार इसको क्या बोलूं मैं, इसका दोनों क्लास 1 की जॉब और दोनों बढ़िया जॉब, ठीक है, मैं इसको क्या बोलूं। तो मैंने जो है उसको सजेस्ट किया कि दोनों बढ़िया जॉब है, ये तो तुम्हें चूज करना होगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एडीयू ज्वाइन कर लो। तो उसने फिर एडीयू ज्वाइन किया फाइनली, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि ऐसा भी होगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो कितनी नेगेटिविटी ना वॉश आउट होती रहेगी। और आप देखना, हम जब सिस्टमेटिक आज से लेके जब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उस टाइम पे आपको लगेगा हाँ वाकई राजा सर ने जैसे बोला था, आज हमने सिस्टमेटिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ गया। आप देखना, लेकिन उसके लिए बच्चों देखो थोड़ा मेहनत करना होगा, आपको मेरे साथ रेगुलरिटी से चलना होगा। मैं जितनी मेहनत करता हूं बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत 24 घंटे लगा रहता हूं, लेकिन मैं जितनी भी मेहनत करता हूं, मैं बच्चों का यही सोचता हूं कि मेरा हर बैच प्रीवियस बैच से बेहतर हो, ठीक है। तो इसलिए आप भी मेरे साथ सिस्टमेटिक चलते रहिए। उम्मीद करते हैं कि हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और जरूर आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना, इस बार जो वैकेंसी आ रही है ना, अभी तक ये तो डिक्लेयर नहीं हुआ कितनी वैकेंसी है, लेकिन होपफुली नोटिफिकेशन अगले 1 महीने में आ जाए। तो उम्मीद है 40-50 वैकेंसी आना चाहिए, मतलब इस बार। और याद रखना, ये 40-50 वैकेंसी चाहे एडीओ हो चाहे एसडीओ, अगर कोई भी बच्चा छोड़ता है और आंख बंद करके बैठ जाता है, याद रखना ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी। बात समझ लेना आप, क्योंकि याद रखना, क्योंकि
आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये वैकेंसी हमें किसी भी तरह से सीट इसमें लेना ही, शाम दाम दंड भेद लगा दीजिए, हमें इसमें सीट लेना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब 40-50 सीट्स के आसपास आएगा, मतलब नूरी टेटा आई थिंक इट विल बी अराउंड 40 और 50 सीट्स में भी, है ना, 40-50 सीट्स आ जाए, ये उम्मीद हम करते हैं कि इतना सीट्स आना चाहिए। और एग्जाम तातु एग्जाम के चांसेस हैं, देखो इस ईयर के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी इन्होंने निकाला है एग्जाम पैटर्न का, अभी अब तो एडीओ एसडीओ बच रहा है ना, तो उम्मीद करते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आपका आ जाता है अगले महीने तक भी, तो आराम से इस महीने में आपका नोटिफिकेशन के बाद में ये आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आपका सिलेबस में लगभग 3 से 4 महीने, लगभग 4 महीने में मिनिमम आपका मान के चलिए जो लगेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। याद रखिए कि नोटिफिकेशन के बाद उतना टाइम नहीं मिलेगा, आपसे मैं बता रहा हूं। नोटिफिकेशन अगर इन्होंने दिया तो उम्मीद यही है कि नोटिफिकेशन के बाद लगभग 2 से 3 महीने आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग रेगुलर लग जाइए, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, बात कर लेते हैं कोई नए टॉपिक की, है ना। तो हम आज पहले बात कर लेते हैं सोइल साइंस से रिलेटेड बात कर लेते हैं, और सोइल साइंस में मैं बात कर लेता हूं पहले नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन इन सोइल। चलिए बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको पहले बता देता हूं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा नाइट्रोजन के बारे में। हालांकि मैं अभी आपको पूरा प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट जब पढ़ाऊंगा तो पूरा नाइट्रोजन अच्छे से बताऊंगा बच्चों, लेकिन नाइट्रोजन के बारे में कुछ बेसिक आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा जबकि हम नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन इज द इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, किस किस का इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे आपका इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, हार्मोन और विटामिन, इन सब का इंपोर्टेंट कंपोनेंट है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर अमाइनो एसिड से प्रोटीन मिलके प्रोटीन बनता है, ठीक है, या हार्मोन की अगर हम बात करें, या यही सारे तो हमारी बॉडी के मेन कंपोनेंट्स हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो तो किस लिए करते हो, कि आपको प्रोटीन मिले, है ना, विटामिन मिले, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम सिंपली बात करें इन सब के पीछे कौन बेस है, नाइट्रोजन इन सब का बेसिक एलिमेंट। बात समझ में आया। तो नाइट्रोजन बेसिक एलिमेंट है इन सब का, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्लांट्स एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन कैटायनिक प्लस आयन, है ना, NH4 प्लस आयन यानी कि अमोनियम आयन, ठीक है। तो अमोनियम आयन की फॉर्म में भी वो
एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट उसको, और दूसरा एनायनिक फॉर्म यानी कि नेगेटिव फॉर्म है ना, जिसमें माइनस चार्ज हो, NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब, तो नाइट्रेट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करते हैं और अमोनियम आयन की फॉर्म में भी। तो ऐसे यूनिक एलिमेंट है जो प्लस पॉजिटिव आयन की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो रहा है, अमोनियम आयन की फॉर्म में भी, और माइनस बोले तो NO3 माइनस नाइट्रेट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, एक तो ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म, और सेकंड वन इज द इनऑर्गेनिक फॉर्म। सो बच्चों, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक फॉर्म एंड सेकंड वन इज द इनऑर्गेनिक फॉर्म, है ना। लिसन केयरफुली, ऑर्गेनिक फॉर्म याद रखना, ऑर्गेनिक फॉर्म occupies approximately 98% portion of total nitrogen. While inorganic form occupies approximately 2% portion of total nitrogen. बात समझ में आ रहा है? तो बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं सिंपली बात करूं ऑर्गेनिक फॉर्म्स की, तो ऑर्गेनिक फॉर्म कितना परसेंट पोर्शन ऑक्युपाई करती है? 98% पोर्शन। और इनऑर्गेनिक फॉर्म कितना परसेंट पोर्शन ऑक्युपाई करती है? अप्रोक्सीमेटली 2% पोर्शन। और कौन कौन सी आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं वो मैं आपको आगे बता देता हूं। बात समझ में आया? तो आपने यहां पे क्या सीखा नाइट्रोजन के बारे में? नंबर एक, नाइट्रोजन बहुत ही बेसिक एलिमेंट है, चाहे प्रोटीन हो, आपका प्लांट सिस्टम हो, चाहे एनिमल सिस्टम हो, कोई सा भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में आपका अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन, है ना, इन सब का अहम रोल है, और इन सब का बेसिक एलिमेंट आपका प्रोटीन है। दूसरा, प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म, दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। और कैटायनिक फॉर्म अमोनियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, एनायनिक फॉर्म बोले तो NO3 माइनस की फॉर्म में प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैंने आपको बताई, ये आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी पाया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी। ऑर्गेनिक फॉर्म आपका अप्रोक्सीमेटली 98% पोर्शन ऑक्युपाई करती है टोटल नाइट्रोजन का, और जबकि आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑक्युपाइज 2% पोर्शन ऑफ द टोटल नाइट्रोजन। बात समझ में आया? अब मैं इन दोनों का आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है, ठीक है। अमाइनो एसिड, अमाइंस, अमाइड्स, एग्जांपल्स ऑफ inorganic form. There are so many inorganic forms, like first one is NH4 plus, second one is NO3 minus, third one is NO2 minus, and fourth one is N2. अमोनियम NH4 plus बोले तो अमोनिया, ये अमोनियम आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्राइट, एंड N2 बोले तो एलिमेंट्री नाइट्रोजन। तो मैं आप लोगों से यहां पे एक बात कहना चाहता हूं, आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है तो दीज आर द बेसिक्स। आपको पता लग गया यहां पे कि ऑर्गेनिक फॉर्म कितनी है?
98% पोर्शन। ये टोटल, ये सब चीजें आपका 98% पोर्शन ऑक्युपाई करती हैं टोटल नाइट्रोजन का। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और ये सब पोर्शन आपका, ये सारी फॉर्म्स आपका 2% पोर्शन ऑक्युपाई करती है टोटल नाइट्रोजन का। ध्यान से समझ लीजिए। और कौन कौन सी ऑर्गेनिक फॉर्म्स के एग्जांपल है? अमाइनो एसिड्स, अमाइन, अमाइड्स। बात समझ में आया? और कौन कौन सी इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है बच्चों? NH4 प्लस अमोनिया, अमोनियम आयन या अमोनिया, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, N2 बोले तो एलिमेंट्री नाइट्रोजन। दीज आर द इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। याद रखना, एक बात यहां पे क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं। प्लांट जो भी एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन, किस फॉर्म में करते हैं? ओनली इनऑर्गेनिक फॉर्म में। बात समझ में आया? और इनमें भी सारी नहीं, मैंने आपको बताया अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन। बात समझ में आया? इन फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन फॉर्म में प्लांट को नाइट्रोजन देगा कौन? द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हु वन विल प्रोवाइड द नाइट्रोजन इन द अवेलेबल फॉर्म? अवेलेबल फॉर्म बोले तो अमोनियम आयन, NH4 प्लस और NO3 माइनस। कौन कौन प्रोवाइड करेगा? जो सोइल के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। अब उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं आपको उन स्टेप्स पे लेके चलता हूं। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल। कौन कौन से स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल में बच्चों, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बात कर लेता हूं। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। किसी बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन, एनीवन हैविंग एनी डाउट, सो आप लोग पूछ लीजिए। मैं आप लोगों से एक और बात यहां पे कहना चाहता हूं। देखो बच्चों, आपको एक बात और समझना होगा कि अगर हम किसी भी तैयारी पे या मिशन पे लगने जा रहे हैं ना, तो हमें अपनी एजिटेशन को भी हटाना होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के अंदर एजिटेशन होती है कि मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो उसने नहीं पूछा तो मैं भी नहीं पूछूं। तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए। हम लोग एक है ना, हम लोग एक इस तरह जैसे एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन होता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हम लोगों की बनी होनी जरूरी है। और उसी के तहत आपको मुझसे पूछना जरूरी है, जो भी डाउट आपको हो, है ना। तो इसलिए आप लोग को कोई भी डाउट होने से आप पूछते चलिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की मैंने बात कर ली। अब कौन कौन से स्टेप्स है नाइट्रोजन साइकिल में, मैं उनकी बात कर लेता हूं। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल? ठीक है, तो देयर आर सो मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट वन इज mineralization, second one is so there are so many steps involved in the nitrogen cycle. First one is the mineralization, second one is the nitrification, third one is the denitrification, fourth one is the immobilization, and fifth one is the nitrogen fixation. These are the four steps which involved in the process of nitrogen cycle. बात समझ में आया? अब इन स्टेप के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। याद रखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक
आपके मैंने जितने उठा के देखे, मैं आप लोगों का सिलेबस मैंने ओल्ड वाला तो बहुत करीब से देखा था, नया वाला भी मैंने इतने करीब से देख लिया, शायद आप अभी भी उसे ना देख पाए हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जितने मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, कोई ऐसा एग्जाम मैंने अभी तक नहीं देखा जिसमें प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं या मेंस की मैं बात करूं, प्रीलिम्स में तो हर एक पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही है। बात समझ में आया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझते जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये इन स्टेप के बारे में पूरे नाइट्रोजन साइकिल के डायग्रामेटिकली बात कर लेता हूं ताकि चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए।
तो बच्चों नाउ we are going to discuss about the nitrogen cycle in detail. तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बच्चों डिटेल में यहाँ पे बात कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल के जितने स्टेप्स मैंने बताए यहाँ पे सब आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों। मैं स्टेप बाय स्टेप बात कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपका प्लांट है और इस प्लांट की अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट के ये रूट्स हैं और इन रूट्स के अंदर में आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, छोटे छोटे रेड इन कलर, दीज आर द सोइल माइक्रोब्स। बात समझ में आया? ये सोइल माइक्रोब्स आपका राइजोबियम भी हो सकते हैं, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, बैसिलस, सीडोमोनास, है ना, लॉट ऑफ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है? क्या काम है इनका? नाइट्रोजन साइकिल कंडक्ट कराना और अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल कराना। बात समझ? कौन कौन सी अवेलेबल फॉर्म थी जरा मुझे बताना, यहाँ पे मैं जानना चाहता हूं। मैंने अभी बताया था, एनीबॉडी स्टूडेंट इन द क्लास, इन विच फॉर्म प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन? बताओ, तुम बताओ। अब बताओ। NH4 प्लस। आप बताओ दूसरी है ना? तो अभी वही बात जो मैंने अभी बताई, आप लोगों ने मुझे बताई, NH4 प्लस और NO3 माइनस, इन फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और इनका क्या काम है? इन्हीं फॉर्म में प्लांट को अवेलेबल करवाना। बात समझ में आया? अब कैसे कराते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका प्लांट है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। कौन सी नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। याद रखना, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन हो, एक बात समझ में आया? मैंने आपको दो नाइट्रोजन, टू टाइप्स की नाइट्रोजन बताई अभी, है ना। टू टाइप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म और इनऑर्गेनिक फॉर्म। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये आपकी इनऑर्गेनिक फॉर्म या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसको बोलते हैं। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनिशियली कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखना, मैंने यहां पे कौन सी नाइट्रोजन बताई? इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का आपका किसमें? अमोनियम आयन में कन्वर्जन हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम डिटेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू द नाइट्रेट। बात समझ में आया? तो अमोनिया का कन्वर्जन अगर नाइट्रेट में हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रिफिकेशन। सिंपली आप कैसे बोलोगे? ये कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड एज द नाइट्रिफिकेशन। लेकिन ये टू स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों? अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों? नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है। बात समझ में आया? कौन कौन सा माइक्रोब इसमें इन्वॉल्व होते हैं हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। बात समझ में आया? तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि अमोनिया का कन्वर्जन अगर नाइट्रेट में हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रिफिकेशन। और ये टू स्टेप प्रोसेस है। इन फर्स्ट स्टेप अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू द नाइट्राइट, इन सेकेंड स्टेप नाइट्राइट कन्वर्ट्स इनटू द नाइट्रेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग, है ना? तो ये आपका बच्चों क्या हो गया? नाइट्रिफिकेशन, जिसमें आपका अमोनिया से नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। नाउ नाइट्रेट का फॉर्मेशन होने के बाद में नाइट्रेट का डिनाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है और इमोबिलाइजेशन भी हो सकता है ना। तो डिनाइट्रिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज द डिनाइट्रिफिकेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या एलिमेंट्री नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो गया। बात समझ में आया? याद रखना, मैं आप लोग को यही बात बताना चाहता हूं कि डिनाइट्रिफिकेशन बोले तो लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। बात समझ में आया? तो नाइट्रेट क्या कह रहा है? नाइट्रेट से आपका एलिमेंट्री नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक गैस, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया।
यानी कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज द डीनाइट्रिफिकेशन। बात समझ में आया? तो डीनाइट्रिफिकेशन आपका लॉस ऑफ नाइट्रोजन को बिलोंग करता है। आपका नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन का लॉस हो गया, बात समझ में आया? और वो आपका एलिमेंट्री नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन हो गया बच्चों। तो नाइट्रिफिकेशन में आपका जो नाइट्रेट बना उसके बाद वो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डीनाइट्रिफिकेशन। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करते हैं आगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इमोबिलाइजेशन। अब नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर मैं एक बात ब्रेक लेना चाहता हूं। देखो इमोबिलाइजेशन में क्या है, नाइट्रेट का कन्वर्जन नहीं हो रहा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। एक तो आपका ये हो गया है ना, एक स्टेप तो ये वाला हो गया। दूसरा नाइट्राइड से भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो सकता है, आपका अमोनिया से भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो सकता है, और डायरेक्ट आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन हो सकता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि कन्वर्जन ऑफ द वेरियस इनऑर्गेनिक फॉर्म, ये भी इनऑर्गेनिक फॉर्म से, ये भी इनऑर्गेनिक फॉर्म से, ये भी इनऑर्गेनिक फॉर्म से, ये भी अभी मैंने आपको बताया। बात समझ में आया? तो बहुत सारी इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कोई सी भी इनऑर्गेनिक फॉर्म हो सकती है, और उनमें इनऑर्गेनिक फॉर्म का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि कौन सी ऑर्गेनिक फॉर्म्स बताई है मैंने अभी आपको पीछे, जरा देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए तो जरा, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक फॉर्म अमाइनो अमाइड्स, और इनऑर्गेनिक फॉर्म ये सारी फॉर्म जिन्हें अभी बता रहा हूं, NH4+, NO3-, NO2- और N2। तो ये सारी इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स है। तो कहने का मतलब ये है, इन सारी इनऑर्गेनिक फॉर्म का कन्वर्जन अगर आपका ऑर्गेनिक फॉर्म्स में हो रहा है तो आपका क्या कहलाता है? इमोबिलाइजेशन। ध्यान से समझ लीजिए बात, यही बात मैं कहना चाहता हूं। बात समझ में आया कुछ के नहीं आया आपका ये वाला? इमोबिलाइजेशन बोले तो कि कन्वर्जन ऑफ द वेरियस इनऑर्गेनिक फॉर्म्स इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज द इमोबिलाइजेशन। और याद रखिए, मैंने आपको एक बात और बताया कि प्लांट सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगा, और वो भी अमोनियम आयन या नाइट्रेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, बाकी किसी फॉर्म में नहीं करेगा। ध्यान से समझ लीजिए बात, है ना। यानी कि अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म का कन्वर्जन इन सारी ऑर्गेनिक फॉर्म्स में हो रहा है, इसका मतलब प्लांट के लिए फिर वो अवेलेबल नहीं बचा। यानी कि आप क्या बोलोगे, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या इमोबिलाइजेशन प्रोसेस प्लांट के लिए यूजफुल है? नहीं, दिस इज नॉट यूजफुल प्रोसेस फॉर प्लांट, क्योंकि उसमें वो ऑर्गेनिक फॉर्म में एक्युमुलेट हो जा रहा है, जो प्लांट ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं खा। अभी मैं आपसे बोलूं कि क्या आप ये कच्ची सब्जी खा जाइए, है, अगर मैं आपसे बोलूं कच्चा मीट खा जाइए, तो आप क्या खा लोगे? पकने के बाद तो खाओगे ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होती है कि आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही प्लांट उसको लेगा, और वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे होगा? बहुत सारे माइक्रोब्स मिलके इस वाली फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो दो बातें यहां पे आप देख लीजिए। एक तो बात ये वाली कि इनऑर्गेनिक फॉर्म्स का कन्वर्जन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में हो रहा है ना, और एक इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में हो रहा है। तो और ये इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में मैंने बता दिया आपको, ये क्या है? इमोबिलाइजेशन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, मैं अभी उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने आपको ये वाली बात बताई इमोबिलाइजेशन, जिसमें मैंने बताया कि कन्वर्जन ऑफ द वेरियस इनऑर्गेनिक फॉर्म इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज द इमोबिलाइजेशन। ये आपने जान लिया इमोबिलाइजेशन क्या है, मैंने बता दिया आपको। बोले तो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक्युमुलेट होकर के वो ऑर्गेनिक फॉर्म में रह जाएगा, जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि प्लांट को तो ये वाली फॉर्म चाहिए ना, ये वाली, है ना, प्लांट को तो ये वाली फॉर्म चाहिए, है ना। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, क्योंकि प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? अमोनियम आयन की फॉर्म में और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन। बात समझ में आया? उसके बाद ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से आपका अमोनिया, कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, अमोनियम आयन इज कॉल्ड द मिनरलाइजेशन और अमोनिफिकेशन। बात समझ में आया? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, आपसे वो जरूर क्वेश्चन पूछेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में और अमोनिफिकेशन में या मिनरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो द डिफरेंस इज देयर इन केस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू द अमोनियम आयन,
इन केस ऑफ मिनरलाइजेशन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द अमोनियम आयन। यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म से अमोनियम आयन बन रहा है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म से अमोनियम आयन बन रहा है। बात समझ में आया? तो क्या सीखा आपने कि यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन से आपका अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट तो दोनों केस में सेम है, इस केस में भी और इस केस में भी, लेकिन यहां पे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, यहां पे क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ध्यान से समझिए, है ना। तो ये आपका मिनरलाइजेशन बोले तो मिनरल रिलीज हो गया, अमोनिया की फॉर्म में मिनरल रिलीज हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से समझिए, मिनरलाइजेशन बोले तो रिलीज ऑफ मिनरल इन फॉर्म ऑफ अमोनिया या कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनियम आयन। यही अमोनियम आयन प्लांट इसी फॉर्म में, मैंने अभी आपको सबसे पहली लाइन, आप फ्लैशबैक में जाकर के देखोगे, सबसे पहली लाइन मैंने आपको यही बताई थी कि प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को, है ना, अमोनिया आयन की फॉर्म में और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। यही चाहिए, यही उसके खाने का सामान है। बात समझ में आया? और ये उसको कैसे मिल रहा है बच्चों? मिनरलाइजेशन के थ्रू मिल रहा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मिनरलाइजेशन बोले तो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्वेश्चन एडीओ या एसडीओ का प्रीलिम्स का है, अभी बीते एग्जाम का। रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज द कौन सा करेक्ट होगा? मिनरलाइजेशन। बात समझ में आया? तो मिनरलाइजेशन आपका क्या कह रहा है? रिलीज ऑफ मिनरल इन फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा इमोबिलाइजेशन। यहां पे इमोबिलाइजेशन उन सबको एक्युमुलेट कर दे रहा है ना। यानी कि यहां पे आप ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक फॉर्म का इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, और यहां पे इमोबिलाइजेशन में इनऑर्गेनिक फॉर्म का ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्जन। बिल्कुल टोटली रिवर्स प्रोसेस है दोनों, इमोबिलाइजेशन भी और मिनरलाइजेशन। बात समझ में आया? ये दोनों इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन टोटली रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। इसमें आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म से, बहुत सारी इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, और इसमें मिनरलाइजेशन में ऑर्गेनिक फॉर्म का इनऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कि अमोनियम आयन में कन्वर्जन हो रहा है। बात समझ में आया? तो भाई इट वाज द कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल वॉट एवर आई डिस्कस विद यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब मैं इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं सबका। मैं मिनरलाइजेशन से लेकर के चलता हूं और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है मिनरलाइजेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं मिनरलाइजेशन के बारे में। मिनरलाइजेशन क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, है ना। तो पहले स्टेप के बारे में आ जाइए। पहला स्टेप हमारा हमने क्या लिया था? मिनरलाइजेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या होगी मिनरलाइजेशन की, बताइए। आप सब लोग खुद देख करके बता दीजिए क्या 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 कह रहा है कभी यहाँ पे है? कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एज द मिनरलाइजेशन। चलिए कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन into ammonia is called as mineralization. ठीक है। अब बच्चों ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन आपका अमोनियम आयन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मिनरलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, मैं आप लोगों से बड़ा बड़ा क्लियर वर्ड्स कहना चाहता हूं, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन इंक्रीज मिनरलाइजेशन। सिंपली it means release of nutrients, release of minerals या nutrients in form of अमोनियम आयन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा
है ना। तो सिंपली मैंने आपको ये भी बता दिया, इसका मतलब क्या है, अमोनियम आयन की फॉर्म में न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहा है, ऑर्गेनिक फॉर्म से अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, वही प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अमोनियम आयन को। ठीक है, हमने अभी बताया आपको। उसके बाद कितने टाइप्स का है भाई ये मिनरलाइजेशन? 2 टाइप का है बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता। पहला टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप इज दैट एमिनाइजेशन। तो मैं अभी आ जाता हूँ, थोड़ा एक टाइप और आगे कर देता हूँ बच्चों, फिर समझाता हूँ, आप लोग डिक्टेट भी तभी कर लीजिएगा। सेकंड टाइप है इसका, चलिए बच्चों, मैं आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको मिनरलाइजेशन के पास। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज द मिनरलाइजेशन। क्या होता है मिनरलाइजेशन? मैंने जस्ट अभी आपको बताया, क्या बताया, बड़े सिंपल में मैं आप यहाँ पे देख के बताइए।
कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, किसमें कन्वर्ट हुआ था? अमोनियम आयन। तो आप याद रखिए, सिंपली अपने डायग्राम से लेकर के चलिए, कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। आप देखिए, है ना, कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया या अमोनियम आयन इज कॉल्ड एज द मिनरलाइजेशन। डेफिनेशन की बात कर ली, याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मिनरलाइजेशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन मिनरलाइजेशन इंक्रीज होगा। बात समझ में? एक और बात यहां पे क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं, लेकिन इमोबिलाइजेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है, जो कि मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं। इमोबिलाइजेशन आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, वो टोटली रिवर्स प्रोसेस है। याद रखना, अगर मिनरलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो इमोबिलाइजेशन डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बीते सालों में। बात समझ में आए? उसके बाद अगर सिंपली डेफिनेशन की, जो कि भी पीछे क्वेश्चन आया, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट या मिनरल किसको बिलोंग करता है? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन बोले तो मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं, है ना। ये मैंने इसलिए बताया, एचडीओ में या एडीओ का प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन था बीते सालों का भी। रिलीज ऑफ मिनरल किसको बिलोंग करता है? मिनरलाइजेशन, है ना। ऑब्वियसली अमोनिया की फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में अगर न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहे हैं तो मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं, तो मिनरलाइजेशन ही कहलाता है ना। एक बात ये बताई मैंने आपको, तो ध्यान रखिए, डेफिनेशन की बात कर ली मैंने, टेम्परेचर की बात कर ली, उसके बाद दो टाइप का ये होता। पहला टाइप है इसका एमिनाइजेशन, इसे एमोनाइजेशन भी बोलते हैं, कहीं पे एमिनाइजेशन, कहीं पे एमोनाइजेशन। तो यहाँ पे ओ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। एमिनाइजेशन या एमोनाइजेशन, यहाँ पे ओ है ना, एमओ, यहाँ पे ओ भी हो सकता है या आई भी हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक बात। दूसरी बात, एमिनाइजेशन इसका टाइप है, क्या कहता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, अमाइंस, यूरिया एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज द एमोनाइजेशन। याद रखिए, एमोनाइजेशन ये कह रहा है कि प्रोटीन, ये जितनी भी आपकी प्रोटीन्स है ना, वो प्रोटीन आपकी किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की, अमाइंस की। मैं आपको एक छोटा सा, अगर सिंपली मैं बात करूं, ये एक छोटी चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये रही आपकी, ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन एक ही बात है ना। तो प्रोटीन है आपकी ये, तो ये प्रोटीन किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। यानी कि अमाइनो एसिड की सिंपली मैं बात करूं, कैसे डिफाइन करोगे? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन या स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये आपका एक अमाइनो एसिड है ना, ये आपका दूसरा अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है ना। ये आपका तीसरा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड 3। तो एक अमाइनो एसिड, तो ऑब्वियसली जब ये प्रोटीन डिग्रेड होगा तो अमाइनो एसिड्स, अमाइंस यही रिलीज होंगे। तो मैंने यही बात आपको बताई, एमिनाइजेशन, प्रोटीन डिग्रेड हुआ, अमाइनो एसिड्स, अमाइंस, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज हो गए। दिस इज कॉल्ड एज द एमिनाइजेशन। बात समझ में आया? और इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, इन सबके रिलीज होने में किसका रोल है? कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? अगर प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रोटीएज यहाँ पे कैटालाइज कर रहा है, अलोंग विद द वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस, सीडोमोनास, सेरोटिया, माइक्रोकोकाई। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपका एमिनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना, आपसे वो जरूर क्वेश्चन पूछेगा, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एमिनाइजेशन? कौन कौन से माइक्रोब्स हैं भैया? बैसिलस, सीडोमोनास और सेरोटिया। ये सारे माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटीन को डिग्रेड करके अमाइनो एसिड, अमाइंस, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एमिनाइजेशन या एमोनाइजेशन। हाँ, पाथ ताना, आपने इनऑर्गेनिक फॉर्म पूछा है बेटो। इनऑर्गेनिक फॉर्म आपका पाथ ताना है अभी? हाँ, पाथ ताना आपने क्या पूछा? आप दोबारा को पूछ लीजिए इस बारे में, क्या आपने पूछा? ये
NH4 प्लस और NO3 माइनस आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म्स है, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये बच्चों, ये आपका एमिनाइजेशन हो गया है ना। मिनरलाइजेशन का पहला टाइप एमिनाइजेशन हो गया, जिसमें आपका सिंपली प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ और बहुत सारे आपके कंपोनेंट रिलीज हो गए, और यहाँ पे आपका प्रोटीएस एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैसिलस, सीडोमोनास, सेरोटिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपसे वो इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपका एमिनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखिए, बैसिलस, सीडोमोनास और सेरोटिया आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एमिनाइजेशन। चलिए एमिनाइजेशन की यहाँ पे बात कर ली। दूसरा है आपका सेकंड टाइप ऑफ मिनरलाइजेशन इज द अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या, कन्वर्जन ऑफ द वेरियस इनऑर्गेनिक फॉर्म। कौन कौन सी इनऑर्गेनिक फॉर्म जो आपकी रिलीज हुई है अभी ये जो आपकी इनऑर्गेनिक फॉर्म्स रिलीज हुई है ना, कौन कौन सी, अमाइनो एसिड्स, अमाइन, ये सारी ऑर्गेनिक फॉर्म्स है ना, ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स का कन्वर्जन अब किस में होगा, अमोनिया में। बात समझ में आया? ठीक है, तो इन सारी फॉर्म का आपका कन्वर्जन किस में हो रहा है अब, अमोनिया में। बात समझ में आया? तो एमिनाइजेशन में तो आपका प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, और जो सेकंड स्टेप है अमोनिफिकेशन, उसमें इन सारी फॉर्म्स का अमोनिया में कन्वर्जन हो गया। यही तो बात मिनरलाइजेशन में मैंने बताई आपको कि मिनरलाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म का अमोनिया में कन्वर्जन मिनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स आपकी कहां से आई, ये सारी फॉर्म कहां से आई, प्रोटीन से आई, है ना। तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होकर के आपका ये सारी फॉर्म्स मिली आपको, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एमिनाइजेशन, जो मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो यानी कि एमिनाइजेशन में आपको क्या हुआ, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होके जो आपके अमाइनो एसिड अमाइंस वगैरह मिले, है ना, अमोनिफिकेशन में उन्हीं अमाइनो एसिड अमाइंस का कन्वर्जन अमोनिया में। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। बात समझ में आया? याद रखना, यहां पे भी आपसे वो एक इंपॉर्टेंट बात जरूर पूछ सकता है, अमोनिफिकेशन में आपका कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, खास तौर से बैसिलस और सीडोमोनास इन्वॉल्व होते हैं। आपसे वो जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन। बैसिलस और सीडोमोनास आपके अमोनिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बच्चों मैंने मिनरलाइजेशन के बारे में बता दिया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने आपका एमिनाइजेशन और अमोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर दिया, यानी कि मिनरलाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कस कर दिया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप सेकंड क्या था हमारा, सेकंड क्या था आपका, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्रिफिकेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था, देखो क्या बताया था नाइट्रिफिकेशन में मैंने आपको, ये देखिए आप ध्यान से, नाइट्रिफिकेशन में क्या बताया था, कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू नाइट्रेट। बात समझ में आया? और टू स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें पहले स्टेप में आपका नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है अमोनिया का, दूसरे स्टेप में नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है। तो इसी नाइट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू द नाइट्रेट। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताना चाहता हूं आप लोग, एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया बीते सालों में कि नाइट्रिफिकेशन, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन, आइदर रिडक्टिव प्रोसेस और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, विच टाइप ऑफ प्रोसेस बताइए, हैं कैसा है, ऑक्सीडेटिव, है ना। ऑब्वियसली यहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जितने भी प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन, सब में ओनली नाइट्रिफिकेशन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, बाकी सब रिडक्टिव प्रोसेस है। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ओनली नाइट्रिफिकेशन आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, बाकी सारे आपके रिडक्टिव प्रोसेस हैं। ये आप बात समझ लीजिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बता देता हूं नाइट्रिफिकेशन के। नाइट्रिफिकेशन में क्या है, कन्वर्जन या ऑक्सीडेशन
ऑफ अमोनिया या अमोनियम आयन इनटू नाइट्रेट called as नाइट्रिफिकेशन। इस तरह से हमें सिंपल डेफिनेशन की बात करनी है बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ही ना हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक इस तरह से चलोगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने दूंगा, है ना। तो आप ध्यान से समझिए। अब ये आपका 2 स्टेप प्रोसेस है ना। कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें, ध्यान से आप समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, पहले स्टेप में क्या है, है? अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, जल्दी कंपाइल कर। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं, नाइट्रिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है इसमें, कन्वर्जन और ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट NO3 कॉल्ड एज द नाइट्रिफिकेशन, है ना। 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या है, आप लोग ध्यान से समझिए, इधर राइटिंग से ज्यादा आप समझने पर प्लीज ध्यान दे दीजिए। पहले स्टेप में क्या है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, अमोनियम आयन का, है ना, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू या इट ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्राइट NO3 माइनस, एंड द प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय वेरी 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 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। बात समझ में आया। तो पहले स्टेप में अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है। कौन कैटालाइज करता है इस प्रोसेस को, नाइट्रोसोमोनास। इन सेकंड स्टेप अब आपका नाइट्राइट बना, तो इस नाइट्राइट का फिर ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, ठीक है, एंड इट ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट NO3 माइनस, एंड द प्रोसेस इज कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोबैक्टर। यानी कि 2 स्टेप है। पहले स्टेप में आपका अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्राइट बना NO3 माइनस NO2 माइनस, उसे किसने कैटालाइज किया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ने। दूसरे स्टेप में नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रेट बना, उसे किसने कैटालाइज किया, नाइट्रोबैक्टर ने। याद रखना, ये दोनों बैक्टीरिया के बारे में उसने बीते सालों में द क्वेश्चन हैज बीन पुट अप सो मेनी टाइम। आपको वो रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कौन सा बैक्टीरिया इसे कैटालाइज करता है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैटालाइज द प्रोसेस। तो याद रखिए कि नाइट्राइट की फॉर्मेशन जब होती है अमोनिया से, उसे आपका नाइट्रोसोमोनास कैटालाइज करता है, और उसी नाइट्राइट का
से जब नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है तो नाइट्रोबैक्टर कैटालाइज करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मैं आपसे बता रहा हूं कि हमेशा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों बैक्टीरिया के बारे में, नाइट्रिफिकेशन के बारे में। तो समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बात कर लिया नाइट्रिफिकेशन की। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने मिनरलाइजेशन की बात कर लिया, मैंने नाइट्रिफिकेशन की यहां पे बात कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम आ जाते हैं थर्ड वन स्टेप, डीनाइट्रिफिकेशन पे। अब आप लोग ध्यान से देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या देखा था हमने? क्या था डीनाइट्रिफिकेशन में? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू द एलिमेंट्री नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस। मतलब वो नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द डीनाइट्रिफिकेशन। याद रखिए, लॉस ऑफ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो डीनाइट्रिफिकेशन। बात समझ में आ रहा है? तो डीनाइट्रिफिकेशन बोले तो कि अमोनिया नाइट्रेट की फॉर्म, सॉरी नाइट्रेट कन्वर्ट्स इनटू द नाइट्रोजन गैस और एलिमेंट्री नाइट्रोजन, इज कॉल्ड एज द डीनाइट्रिफिकेशन। और रिडक्टिव प्रोसेस है। सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन बच्चों? नाइट्रेट NO3 reduced into the nitrogen gas or elementary nitrogen, called as denitrification। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की बात कर ली। और मैं इसकी अगर सिंपली बच्चों बात करूं इसके बारे में कि क्या स्टेप्स की बात कर लेता हूं। सिंपली स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, NO3 से हम चले थे, रिडक्शन हुआ, NO2 माइनस, इसका रिडक्शन हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फिर N2 गैस रिलीज हो गया। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रेट का रिडक्शन किसमें हुआ? रिड्यूस इनटू द नाइट्राइट, then nitrite reduced into the nitric oxide, and nitric oxide reduced into the nitrous oxide, and finally the nitrous oxide reduced into the nitrogen gas। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है बच्चों। और याद रखना है कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कौन कौन से माइक्रोब्स हैं? बैसिलस, सीडोमोनास और एग्रोबैक्टीरियम। याद रखना बच्चों, ये सारे माइक्रोब्स हैं जो आपके इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सिंपली आपका है ना, स्टार्टिंग आपका नाइट्रेट रिड्यूस हो जाता है नाइट्राइट में, देन नाइट्रिक ऑक्साइड NO, देन N2O नाइट्रस ऑक्साइड, देन फाइनली नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड। एंड इन द एंटायर प्रोसेस so many types of microbes are involved like Bacillus, Pseudomonas और Agrobacterium। ठीक है, तो ये बच्चों आपका जो है हमने बात कर लिया डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप पे मैं आ रहा हूं, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो हम आज 4 स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो काफी बड़ा प्रोसेस है। ठीक है,
तो 5 स्टेप टोटल थे जिनमें मैंने 3 बता दिए आपको, चौथा मैं इमोबिलाइजेशन पे आ जाता हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चों आप, है ना, अदरवाइज हम लोग आ जाते हैं इमोबिलाइजेशन पे। इमोबिलाइजेशन की मैं बात कर लेता हूँ। किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं अब आ जाता हूं 4th स्टेप। तो 4th स्टेप की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं फ्लैशबैक में जाकर के आपको वो दिखाना चाहता हूं कि इमोबिलाइजेशन में क्या था। यहां पर देख लीजिए क्या था। मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ द वेरियस इनऑर्गेनिक फॉर्म, नॉट ओनली द नाइट्रेट बट आल्सो नाइट्राइट, अमोनियम आयन, एलिमेंट्री नाइट्रोजन, ऑल the various inorganic form converts into the organic forms of nitrogen, and this is the totally reverse process of mineralization. mineralization में organic form का inorganic form में conversion होता है, जबकि immobilization का inorganic forms में का organic forms में conversion होता है ना। तो चलिए बात करते हैं, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। immobilization, so immobilization, conversion of various inorganic forms, various inorganic forms into the organic forms of nitrogen. Called as immobilization. तो इमोबिलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन की मैंने बात कर ली और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका बहुत सारी इनऑर्गेनिक फॉर्म का ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। और इसमें मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया बच्चों, याद रखिए, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का टोटली रिवर्स प्रोसेस है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इफ CN रेशियो इंक्रीज, इट विल लीड टू इंक्रीज द इमोबिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिए, अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इंक्रीज अगर हो रहा है ना, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो CN रेशियो इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपका इमोबिलाइजेशन इंक्रीज होगा, और अगर इमोबिलाइजेशन इंक्रीज होगा तो आपका मिनरलाइजेशन डिक्रीज होगा। मिनरलाइजेशन डिक्रीज होगा उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए, ठीक है। ये टोटली रिवर्स प्रोसेस है। अगर इमोबिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो मिनरलाइजेशन डिक्रीज होगा, है ना। और इट डिपेंड्स ऑन द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो इमोबिलाइजेशन इंक्रीज होगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है इमोबिलाइजेशन के बारे में, है ना। इमोबिलाइजेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका लास्टली बचा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बड़ा आपका काफी बड़ा प्रोसेस है ना। डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, है ना। तो आज इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू तातू, थैंक यू सो मच तातू। और किसी ऑनलाइन बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन बच्चों। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप क्लास ज्वाइन अगर कर रहे हो तो ये सोच के मत करना कि 4 दिन क्लास आना फिर अब्सेंट हो जाना है ना। रेगुलरिटी रखोगे, आई प्रोमिस यू, आप आज मेरे साथ चलोगे, जिस दिन लास्ट क्लास होगा आप उस दिन बोलोगे नहीं राजा सर, कॉन्फिडेंस लेवल 0 था और आज मेरा 70-80 तो पहुंच गया सर, है ना।
आई प्रोमिस यू। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको भी मेरे साथ मेहनत करना होगा और आपको भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। मैं आप लोगों से अभी जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि दिखने में बहुत टफ लगती हैं लेकिन एक्चुअल में इजी होती है। हमें उसको पढ़ने की मेथोडोलॉजी नहीं आता, तो इसलिए हमें अपने मेथोडोलॉजी को इंप्रूव करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी बोले तो रेगुलरिटी है ना, बराबर पढ़ के चलना हर चीज। आज राजा सर ने नाइट्रोजन फिक्सेशन के 4 स्टेप बताए, नाइट्रोजन साइकिल के चारों कंप्लीट मैंने घर जाके पढ़े। हाँ, समझ में आया? आपको बता रहा हूं, जिस दिन लास्ट क्लास होगा ना, आप कहोगे राजा सर मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो ठीक है। बाकी मेरी कोशिश है कि अच्छा करूं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, आपको हर एक टॉपिक का हर एक क्लास में नोट्स दिया जाएगा, है ना। और पूरा सॉइल साइंस जैसे भी चल रहा है, पूरा एडवांस नोट्स आप लेना चाहते हो, पूरे सॉइल साइंस का एडवांस नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको चलना हमारे साथ पड़ेगा बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं करना कि एक क्लास में रेगुलर हो गए, बाकी 3 क्लास छोड़ दिया। आपके लिए भी वो नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। हाँ, क्या पूछा आपने? ताबा रोशन ने सर जेनेटिक्स, अभी इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताबा रोशन। इसमें हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, सॉइल साइंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जेनेटिक्स पे आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। उसके बाद पात ताना ने पूछा सर डीनाइट्रिफिकेशन में माइक्रोस पता है कौन से स्टेप में किस माइक्रो, सारे स्टेप्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, ये सारे माइक्रोब्स आपके पूरा जितने भी रिडक्टिव प्रोसेस इन सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सारे आपके माइक्रोब्स हैं जो आपके डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और ये माइक्रोब नॉट ओनली द सिंगल स्टेप, हर एक इसका रिडक्शन इसमें किया स्टेप है ना, ये तो बच्चों इसका रिडक्शन इसमें हुआ, इसके बाद ये बनेगा, उसके बाद इसका फॉर्मेशन होगा, लास्ट आपका एलिमेंट्री नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 तरह स्टेप बाय स्टेप बच्चों ये चलता है। तो ऑब्वियसली नाइट्रेट से आपका नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, तो ये सारे आपके इन सब स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और कोई डाउट किसी बच्चे का, आपको कोई डाउट हो, है ना, तो पूछ लीजिए, है ना। आपको एजिटेट नहीं होना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपका जो है एक मिशन 2026 में ही उम्मीद है हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। अब लेट नहीं होगा क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का भी हो गया और अभी ये सीजीएल का भी होने जा रहा है, उससे पहले टीजीटी पीजीटी का भी हो गया, है ना। तो अभी एडीओ एसडीओ यही सब बच रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है सिंसियर होकर चलिए। और अभी एक सफिशिएंट टाइम है, नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम नहीं होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा ना, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, बच्चा होता क्या है ना, अभी बच्चा सोचता नोटिफिकेशन आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए। मेरे पास तो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी रही है ना बीते सालों में भी, सर नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चा दौड़, सर किसी तरह जल्दी कंप्लीट करा दी। अब राजा सर हो या कोई भी टीचर हो, ऐसे तो है नहीं मशीन के भाई चाबी भर दी और सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये भी बताना कितना टाइम लगता है, पहले हम लोगों ने 4-5 महीने में कंप्लीट किया था, है ना। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे उस टाइम कि सर क्या पूरा सिलेबस कराते हैं? हम लोग पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक कंप्लीट कराते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, उनका आपको नोट्स से ही काम चल जाता है, जैसे डिजीजेस हो गया, पेस्ट हो गया, है ना। और कुछ कुछ चीजें ऐसी है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, हम लोगों को उसके हिसाब से चलना होगा। तो इसलिए जो है कुछ कुछ टॉपिक का जो है नोट देने से आप लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि नोट्स भी हमारे इतने इम्पैक्टिव हैं कि आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको डेफिनेशन से लेकर हर चीज क्लियर होगा, है ना। नोट्स अभी जितने भी न्यू सिलेबस के भी हमने बनाए हैं, जो न्यूली एडेड सिलेबस हुआ, उसके लिए भी हमने अभी रातों रात नोट्स में लगे रहे और उसके लिए भी बहुत मेहनत किया। आप नोट्स को एक बार पढ़ने से आप बताना उसके बाद राजा सर नोट्स कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मैं नोट्स बनाता हूँ या मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या बहुत अच्छा मैं, मतलब ये चीज आप लोगों को लगेगा जब आप पढ़ोगे, क्योंकि मेरा बच्चों एक ही टारगेट होता है कि बच्चों को पढ़ने में परेशानी ना हो। अगर मुझे समझने में परेशानी हो रही है तो बच्चा कैसे समझ सकता है? बात समझ में आ रहा है? लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी रखनी है, बाकी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली क्लास में, है ना। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, जल्दी हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज डेमो क्लास था,
अभी देखेंगे एक आध डेमो क्लास की और जरूरत पड़ा तो ठीक है, किसी बच्चे ने डिमांड किया था, अदरवाइज हम डायरेक्टली रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, कुछ और पूछना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। पार्थ ताना, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम माय डियर। ठीक है, ओके, होप सो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं बाकी चीजें, ठीक है। थैंक यू।